नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। कुछ घटनाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसी होती है जिस पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये घटनाएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है। उनके बारे में सुनकर भी हमारी रूह कांप जाती है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये घटना भी कुछ ऐसी ही घटना थी जिसमें कि एक महिला की 22 टिफ़िन में 300 टुकड़ों में लाश मिली थी। जी हाँ, 22 टिफ़िन और 300 टुकड़े, जिसके बारे में जब भी किसी ने सुना, हर एक इंसान हैरान, हर एक इंसान परेशान कि आखिर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ये जो महिला थी, ये कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि ये महिला इंडियन आर्मी की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और शहर के जाने माने डॉक्टर साहब की पत्नी जो थी। किसकी हिम्मत हो गई आखिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को मारने की। और इन सारी चीज़ों का सच जब लोगों के सामने आता है तो हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है। हर एक इंसान जानना चाहता था कि इसका कातिल कौन है। कातिल किसी ने भी किया है, लेकिन क्यों किया है, वजह जानना हर एक इंसान चाहता था। लेकिन वजह जानने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो ये जो घटना है, इस पूरी घटना की शुरुआत होती है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नयापल्ली नाम की एक जगह पड़ती है। यहीं एक बड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा बंगला था, और ये बंगला था इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर साहब सोमनाथ परिंदे का। और इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था उषा श्री। उषा श्री जो थी वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की पत्नी थी, जिन्होंने 1970 में बतौर सेकंड लेफ्ट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, जबकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए 1992 में आर्मी से रिटायर हुए थे। और आर्मी में वो बहुत ही ज़्यादा समय तक अपनी सेवाएं दे चुके थे। आर्मी के बेस्ट सर्जन में उनकी गिनती हुआ करती थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया था। जब ये भुवनेश्वर में रहने लगे तो इन्होंने अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर दिया था। और डॉक्टर सोमनाथ परिंदा और उनकी पत्नी उषा, इनके 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा इनका डॉक्टर हुआ करता था जो कि अमेरिका में सेटल था, जबकि इनकी जो बेटी थी वो दुबई में रहा करती थी। दोनों ही बच्चे उनसे दूर रहा करते थे, लेकिन अक्सर जो दोनों बच्चे थे उनकी अपनी माँ उषा से तो बात हुआ करती थी, लेकिन जो पिता थे उनसे इनकी बात ना के बराबर होती थी, क्योंकि जो डॉक्टर साहब थे उनका मिजाज थोड़ा गुस्से वाला था। उन्हें हर एक चीज़ पर गुस्सा आता था, और सच कहे तो इनका बच्चों से जैसे तो लगाव ही नहीं था। तो दोनों बच्चे अपनी माँ से हफ्ते 10 दिन में या 5 दिन में बात जरूर से कर लिया करते थे और उनका हालचाल पूछ लिया करते थे। इनका जो घर था वो एक बड़ा सा विला था, मगर इनके घर में ना ही तो कोई रिश्तेदार आता था, ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी आता था। और जो सोमनाथ परिंदा का बंगला था उसे लोग भूतिया घर भी कहा करते थे। और इसकी वजह थी कि इनके घर से लोग दूरी बना के रखा करते थे, जैसे कि भूतिया बंगले से रखते हैं। क्योंकि जो सोमनाथ थे वो किसी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत किया करते थे, ना ही किसी को कभी अपने घर पे बुलाया करते थे, और ना ही किसी के घर जाया करते थे। इसलिए सभी लोग इनसे दूरी ही बना के रखते थे। एक दिन शाम को 6 बजे इनके पास इनके बेटे का फ़ोन आता है, और इनका जो बेटा था वो फ़ोन करके कहता है कि माँ का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके बेटे ने अपनी माँ को बहुत सी बार फ़ोन किया, लेकिन उनका जो मोबाइल फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। बेटे ने 4-5 बार ट्राई किया, लेकिन जब फिर भी फ़ोन नहीं लगा तो इन्होंने अपने पापा सोमनाथ परिंदा को फ़ोन किया, और बेटे ने पूछा कि माँ कहाँ है, काफ़ी समय से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो पिता ने कहा कि तुम्हारी जो माँ है वो तो बेटी के पास दुबई गई हुई है। ये सुनते ही बेटे ने फ़ोन कट कर दिया और दुबई में रह रही अपनी बहन को फ़ोन किया, लेकिन बहन ने कहा कि नहीं भाई, माँ तो हमारे पास तो नहीं आई है। ये सुनने के बाद में जो उनका बेटा था उसे थोड़ी चिंता होती है, और वो सोचता है कि माँ का फ़ोन भी नहीं लग रहा है,
पापा कह रहे हैं कि वो दुबई में गई हुई है और बहन कह रही है कि वो तो आई ही नहीं। आखिर ये क्या मामला है? जो सोमनाथ परिंदा का बेटा था वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो अपने पिता से दोबारा फ़ोन करके कहता है कि पापा आप झूठ बोल रहे हैं, जो माँ है वो बहन के पास नहीं है। तो जो सोमनाथ परिंदा था वो अपने बेटे पर चिल्लाता है और फ़ोन कट कर देता है। मगर सोमनाथ परिंदे का जो बेटा था वो अब भुवनेश्वर में ही रह रहे अपने मामा को फ़ोन करता है और मामा को फ़ोन करके कहता है कि मामा, जो माँ है उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पापा को फ़ोन करने से वो चिल्ला रहे हैं, बहन के पास माँ गई नहीं, तो आप एक बार जाके चेक कीजिए कि आखिर में माँ है कहाँ। तो जो उसका मामा था वो अपने जीजा के घर जाता है और जीजा के घर जाने के बाद में भी जब उसके जीजा का वो मकान का दरवाज़ा खटखटाता है तो भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो उसके मामा रंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो बार बार गेट नॉक कर रहे थे। काफ़ी बार दरवाज़ा पीटने के बाद में खुलता है तो सिर्फ खिड़की खुलती है और खिड़की से ही आवाज़ आती है कि क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि जीजा जी दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहन से मिलना है। तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन जो है वो अपनी बेटी के पास दुबई में गई हुई है। तो वो कहता है कि आप झूठ ना बोलिए, मैं जानता हूँ कि वो दुबई में नहीं गई है। तो जो कहता है कि ठीक है, ऐसा जानता है तो जान ले, मेरा तो कुछ नहीं कर सकता है और वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके भाई रंजन ने एक दूसरी खिड़की थी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की और वहाँ पर उसे लगा कि अंदर से दुर्गंध आ रही है, तो वो समझ गया कि कुछ तो दाल में काला है और वो बिल्कुल समय गंवाए सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके उषाश्री के गायब होने का मामला दर्ज कराता है और सोमनाथ परिंदा की जो हरकतें थी वो भी वो पुलिस को बताता है। जो पुलिस थी वो देरी नहीं करते हुए सीधे उसके बंगले पर पहुंचती है और जब बंगले पर पहुंचती है तो वो सीधा एक ही चीज़ कहता है कि आप लोगों को किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, आखिर मैंने किया क्या है। लेकिन पुलिस उसकी कहाँ सुनने वाली थी। जो पुलिस आती है तो वो दरवाज़ा खोलता है। पुलिस को भी एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ तो है जिस चीज़ में दुर्गंध आ रही है। तभी जो पुलिस थी वो आसपास में नज़रें दौड़ाती है और आसपास में नज़रें दौड़ाने के बाद में उन्हें बहुत ही बड़े बड़े 2 बक्से दिखाई देते हैं जो कि अक्सर इंडियन आर्मी वालों को मिलते हैं। तो उन्हें लगा कि हो सकता है इनकी कुछ यादें होगी या इनका कुछ सामान होगा, लेकिन फिर भी पुलिस को लगा कि एक बार खोलकर चेक जरूर करना चाहिए था क्योंकि बदबू जो आ रही थी। पुलिस जब उन बक्सों को खोलकर चेक करती है तो उसमें 22 स्टील के टिफ़िन थे। इतनी संख्या में टिफ़िन देखकर पुलिस खुद चौंक जाती है कि आखिर में मामला क्या है। टिफ़िन के बारे में पूछे जाने पर जो सोमनाथ परिंदा था वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं टिफ़िन ले आया था, मुझे टिफ़िन इकट्ठा करने का शौक़ था इसलिए मैं टिफ़िन ले आया। पुलिस ने उनमें से एक टिफ़िन को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टिफ़िन के अंदर मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। एक के बाद एक सभी 22 टिफ़िन को खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें तो मांस के टुकड़े निकलते जा रहे हैं। किसी में हाथ का टुकड़ा है, किसी में पैर का टुकड़ा है, अलग अलग टिफ़िन में अलग अलग शरीर के हिस्से हैं और ये जो टुकड़े थे वो उसी की पत्नी उषाश्री के थे। ये सुनने के बाद में पुलिस चौंक जाती है कि आखिर मामला क्या है। तब अब जो सोमनाथ परिंदा था उससे पुलिस पूछताछ करती है। सोमनाथ परिंदा कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो साईं बाबा की बहुत ही बड़ी भक्त थी और एक दिन अचानक से उसका जो सर था वो ज़मीन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। अब मैं चाहता था कि इसकी मौत के बाद में मैं इसका अंतिम संस्कार जो है वो शिरडी में साईं के पास जाकर करूं। अब मैं इसके शरीर को ऐसे तो ले जा नहीं सकता था, इसीलिए मैंने 22 टुकड़े किए और अब मैं इसके जो शव है इसे शिरडी में ले जाकर इसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद में पुलिस और भी हैरान कि आखिर कैसा सनकी व्यक्ति है ये, समझ ही नहीं आ रहा है। अब पुलिस कहती है कि इसका सर कहाँ है, क्योंकि सारा जो बॉडी पार्ट्स थे वो तो मिल चुके थे लेकिन उसका जो सर था वो नहीं मिला था। तभी पुलिस आसपास में ढूंढती है तो उसका जो सर था होल के बीचों बीच
टेबल पर सजा कर रखा गया था। हालांकि उसे थोड़ा सा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा कपड़ा हटाते ही उसका जो सर है वो दिख सकता था, और उसका जो सर है उसके बाल भी अलग हो रहे थे। हालांकि बदबू कम थी, क्योंकि बदबू को छुपाने के लिए सोमनाथ ने एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था, और कटे हुए सर को टेबल पर रखने की वजह से पुलिस वालों ने सोमनाथ परिंदा से पूछा तो उसने कहा कि इस पर उसने काफ़ी दवाइयाँ छिड़की है और इसीलिए इसमें बदबू नहीं आ रही है। और उसने कहा कि मेरी जो पत्नी है, मैं उससे बातें किया करता था, उसका सर मैं टेबल पर रख कर रखता था ताकि मैं जब भी टीवी देखूं, खाना खाऊं, हर समय मेरी पत्नी मेरे साथ में हो। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसा सनकी व्यक्ति है। 3 जून 2013 को सोमनाथ परिंदा और उषा श्री की लड़ाई हुई थी। जब उसने बताना शुरू किया तो उसने पुलिस को बता दिया कि 3 जून 2013 को हम दोनों पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, और इसी दौरान सोमनाथ ने अपने पास मौजूद स्टील के तोड़ से अपनी पत्नी के सर पर जोरदार वार किया। वार इतना ज़्यादा जोरदार था कि उषा श्री वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। पत्नी के बेहोश होने के बावजूद सोमनाथ परिंदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि उषा श्री की जान लेकर ही सोमनाथ का जो गुस्सा था वो खत्म होता है। सोमनाथ के मुताबिक उषा श्री के मरने के बाद लाश को छुपाना उसके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, इसलिए पहले तो उसने एक कमरे में लाश को रखकर कमरा बंद किया। अगले दिन जब काम करने वाली बाई आती है तो वो उसे ये कहकर निकाल देता है कि उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो बेटी के पास जा चुकी है और मैं जो खाना है वो क्लिनिक पर खाऊंगा। और अब इसने धीरे धीरे हर रोज़ वो 1 या 2 टिफ़िन खरीदता था, वो भी अलग अलग दुकानों से, ताकि किसी को शक ना हो। वो दिन भर आराम से क्लिनिक पर काम किया करता था और रात को आके वो लाश के टुकड़े करता था, उन टुकड़ों को टिफ़िन में पैक किया करता था और लाश में बदबू ना आए इसलिए उसने केमिकल डाल दिया था ताकि बदबू कम आती रहे। घर में वो फिनाइल का छिड़काव किया करता था ताकि बदबू बाहर ना जाए। और यहाँ पर जो ये डॉक्टर साहब थे वो एक जाने माने सर्जन जो थे, इसलिए इन्होंने लाश को काटने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और इनमें हमदर्दी तो थी ही नहीं, वरना तो ये ऐसी हरकत ही नहीं करते। 300 टुकड़ों में पत्नी को काटना एक बहुत ही बड़ी बात है। इतना आसान नहीं होता किसी को मारना या फिर किसी को काटना। अब जो पुलिस थी इन्हें अरेस्ट करती है और वजह पूछती है कि आखिर में आपने उसे मारा क्यों था। वो कहता है कि बस वजह कुछ नहीं थी, ऐसे ही मार दिया। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो कहता है कि मेरे ही क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला थी जिसके ऊपर मेरी पत्नी शक किया करती थी कि मेरा उसके साथ कोई अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक दिन हम दोनों का इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, और हमारा जो झगड़ा था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैंने गुस्से में अपनी पत्नी पर वार कर दिया और इससे उसकी मौत हो गई। और अपनी पत्नी को मारने के बाद ही जो डॉक्टर साहब सोमनाथ थे, उन्होंने अपने क्लिनिक में बहुत ही धूमधाम से अपना जन्मदिन भी मनाया था। रोज़ वो क्लिनिक जाते, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते ताकि किसी को शक भी ना हो, और किसी को शक हुआ भी नहीं था। लेकिन अगर उनका बेटा अपनी माँ को फ़ोन नहीं करता तो शायद कभी किसी को पता भी नहीं चल पाता कि कोई भी इंसान जो डॉक्टर भगवान के बराबर माना जाता है, लोगों को ज़िंदगी देता है, यहाँ पर उसी डॉक्टर ने अपनी ही वाइफ की ज़िंदगी हमेशा के लिए छीन ली थी। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।